जय श्री कृष्ण व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो में जो टॉपिक हमने पिछले कुछ वीडियो से शुरू किया था, जिसमें हमने पहले राहु केतु के एक्सिस के बारे में, राहु केतु के बारे में, फिर उसके बाद केतु की इंटरनल इंजीनियरिंग के बारे में समझने का प्रयास किया। आज उसी टॉपिक, उसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा लाइफ के प्रैक्टिकल इवेंट्स के साथ मिलाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो नॉलेज हमने पीछे ली, हमने जो समझ अपनी विकसित की, उस समझ को अब लाइफ के प्रैक्टिकल इवेंट्स के साथ अगर हम मिलाते हैं तो हमें उसको कैसे देखना है, कैसे समझना है। अब यहाँ पर दर्शकों, आप एक चीज़ को समझिए कि लाइफ में अगर हम इवेंट्स की बात करेंगे या एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे, तो लाइफ में दो ही तरह के एक्सपीरियंस हो सकते हैं या दो ही तरह के इवेंट्स हो सकते हैं। वो इवेंट्स कौन से होंगे? या इवेंट अच्छा होगा या वो इवेंट बुरा होगा। इवेंट आपको खुशी देगा या आपको गमी की तरफ ले जाएगा। यानी लाइफ का कुछ भी है, हम उसे अच्छे और बुरे में डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब ये जो अच्छे और बुरे का खेल है, ये कौन खेलता है? कभी सोचने का प्रयास किया आपने? अच्छे और बुरे का खेल कि हम किसी भी चीज़ को लेबल कर देते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। जैसे हम ज्योतिष शास्त्र में भी 6, 8, 12 को कह देते हैं कि ये दुस्थान है, बुरे भाव है। हालांकि आप देखिए, परमात्मा, डिवाइन, क्या परमात्मा कोई नेगेटिव या कोई बुरी चीज़ क्रिएट कर सकता है? नहीं। बट ये उसके प्रैक्टिकल यूजेज की बात है। जब हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, वो परमात्मा की तरफ से दिया गया सब्जेक्ट नहीं है। हम उसे कैसे ले रहे हैं, ये हमारे मन और हमारी बुद्धि का खेल है। क्योंकि हमारी ड्राइवर एनर्जी है। कोई भी आपके ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा, मन उसे रिसीव करता है, ग्रहण करता है, रिसीव करता है, लेता है। और जैसे ही हमने कोई चीज़ ली, आंखों द्वारा देखी, हमारे अंदर गई, मन ने ड्यूटी लगा दी बुद्धि की, क्योंकि बुद्धि मन का बेटा है। जब उसकी ड्यूटी लगा दी कि भाई अब इसको एनालाइज करो, इसे डिफ्रेंशिएट करो, क्या ये हमारे लिए ठीक है, क्या ये हमारे लिए ठीक नहीं है, सिंपल। और बुद्धि अपने मेमोरी को बेस बनाकर जो भी मेमोरी हमने पिछले जन्मों में इकट्ठी करी, अपने एक्सपीरियंसेस द्वारा, अपने लाइफ की हैपनिंग्स द्वारा, वो मेमोरी को बेस बनाकर, एक प्लेटफॉर्म बनाकर, बुद्धि उसे अच्छे और बुरे में लेबल कर देती है कि भाई ये चीज़ मेरे रिसोर्स में पड़ी थी, ये कहीं ना कहीं ठीक है हमारे लिए, क्योंकि पिछले जन्मों का हमारा जो एक्सपीरियंस है उस चीज़ के प्रति पॉजिटिव है, ठीक था। और जो एक्सपीरियंस हमारा नेगेटिव था, हम उसे कहते हैं ये ठीक नहीं है। हालांकि वो तब उस शरीर का एक्सपीरियंस था, वो कैसा था, हो सकता है अच्छा है, बुरा है, हम आज उसके बारे में डिबेट भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो हमारे मेमोरी, हमारे पास्ट का सब्जेक्ट है। अब इसी में थोड़ा सा मैं और ऐड करता हूँ लाइफ के इवेंट्स के बारे में। दर्शकों, अब आप समझिए कि सिस्टम कैसे चलता है जब हम लाइफ को प्रैक्टिकल उसमें देखते हैं। सपोज करिए आपके लाइफ में बीमारी कोई आई, हम फॉर एग्जांपल बीमारी को एक हैपनिंग, एक इवेंट ले लेते हैं, और उसमें भी बहुत ईजी, मैं आपको फॉर एग्जांपल कहता हूं कि आप सोचिए कि किसी को कोई एलर्जी आ गई। एलर्जी कहाँ होती है? एलर्जी स्किन के ऊपर होती है, वो बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकती है। अब जैसे ही किसी को कोई एलर्जी होती है, आप देखिए, अब बाहर से देखने में एलर्जी कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। हम चाहते ना चाहते कहीं ना कहीं से कोई एलर्जन लेते हैं, जिसकी वजह से वो एलर्जी हमारी स्किन पे आती है। अब इंटेंशनली तो कोई चाहेगा नहीं कि उसको एलर्जी आए, बट हो जाता है। कहीं पे हमारा हाथ टच कर जाता है, कोई चीज़ हमें आके बाइट कर जाती है, जिससे एलर्जन हमारे स्किन के ऊपर आ सकते हैं। तो एलर्जन कहीं से भी आ सकती है, आपको एलर्जी होगी। अब एलर्जी होने के बाद क्या होगा?
आप देखिए, जो उसका पहला सिम्टम है, रेडनेस आ जाएगी। रेडनेस के बाद वहाँ पर इचिंग होनी शुरू हो जाएगी, इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं खुजली होना। अब खुजली जब होती है, आपने कभी नोटिस किया हम क्या करते हैं? जब भी खुजली होती है तो हम क्या करते हैं? तुरंत हमारा हाथ वहाँ जाता है, हम उसे खुजाना शुरू कर देते हैं। और जब हम खुजाते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए मज़ा आता है, आनंद मिलता है। अब ये इंटरेस्टिंग है बात। अब इसमें से आप देखिए कौन सी चीज़ केतु की है, कौन सी राहु की है। अब स्किन एलर्जी ज्योतिष शास्त्र में उसको कौन से प्लैनेट से रिलेट किया जाता है? स्किन से, साथ में राहु के साथ। अब आप देखिए कि हमारा जो ज्योतिष की नॉलेज है कहीं ना कहीं बहुत सुपरफिशियल है। हम उसे सीधा सीधा मरकरी और राहु के साथ लेबल करके हम इतिश्री कर लेते हैं। मगर दर्शकों, क्या ऐसा है? आज इसी एलर्जी को जरा सा डीप में जाकर समझने का प्रयास करें तो आपको नई चीजें समझ आएगी। अब कोई एलर्जन आपकी बॉडी पर आकर उसने आपके स्किन के ऊपर एलर्जी कर दी। जब एलर्जी हो गई तो वो तो आपका पास्ट हो गया। अब आपको एलर्जी हो चुकी है, तो एलर्जी का होना वो तो आपके पास्ट का सब्जेक्ट है, वो तो केतु में चला गया। अब केतु में चला गया और केतु का जो फ्यूचरिस्टिक एंगल है, अब आप देखिए, एक एलर्जन एक सीड के रूप में, एक बीज के रूप में आपके स्किन के ऊपर या स्किन के अंदर चला गया, जिससे आपके शरीर के ऊपर एलर्जी हो गई। अब जैसे ही वो एलर्जी हो गई, अब उसका फ्यूचर क्या है कि आपको खुजली होगी, इरिटेशन होगी। अब ये राहु है। अब इसी में देखिए राहु की माया। फिर आप क्या करते हो? सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपका हाथ वहीं पहुंचता है जहां एलर्जी है, और आप क्या करते हो? खुजाना शुरू करते हो। अब ये जो खुजाना है, खुजाना आप ये फ्यूचर में थोड़ा कर रहे हो, वो तो प्रेजेंट में कर रहे हो। मगर जब आप खुजाते हो तो वो जो आपको मोमेंटरी सा रिलीफ मिलता है, आपको आनंद मिलता है, आपको आराम मिलता है, अब वो क्या है? क्या किसी बीमारी का फल अच्छा भी हो सकता है। मगर क्या आपने कभी सोचा कि खुजाने से खुजली ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। बट इसी में आपने राहु की माया का समझने का प्रयास किया कि राहु की माया किस तरह काम करती है। प्रेजेंट में कौन सी चीज आती है, काल का कौन सा खंड, वो तो प्रेजेंट का हिस्सा बन गया। राहु फ्यूचर है, और केतु के अंदर वो जो एलर्जी के सीड्स, जो एलर्जेंस आए, वो केतु है। अब यहीं से दर्शकों खेल शुरू हो जाता है। हर तरह की बीमारी एक डिफरेंट तरीके से आपके शरीर के अंदर प्रभाव डालती है, और वो प्रभाव आप कैसे समझते हो? सेम वे आपका सिर दुख रहा है, आप अपने किसी प्यारे को बुलाते हो, किसी दूसरे इंसान को बुलाते हो, किसी फैमिली मेंबर को बुलाते हो, उसको कहते हो कि भाई हमारा सिर थोड़ा दबा दे। जैसे ही आपका सिर दबाया जाता है आपको रिलीफ मिलता है। अब सिर का दुखना, सिर का दबाना और सिर का रिलीफ, इसमें डिजीज कहाँ है? कभी आपने सोचने का प्रयास किया? एलर्जी में तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई सीड एलर्जन के रूप में आपके स्किन के ऊपर या स्किन के अंदर आया। इसी तरह शरीर की और बीमारियां हैं, उनका जो सीड है दर्शकों वो केतु में पड़ा है। अब ये मैं 100% मेटीरियलिस्टिक या फिजिकल बॉडी या फिजिकल डिजीज की बात कर रहा हूं, यहां पर हम मेंटल कोई बात नहीं कर रहे। क्योंकि कुछ लोग सीधा सीधा, क्योंकि जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ये समझ सकते हैं कि इसमें भी कोई डिवाइन, कोई स्पिरिचुअल एंगल होगा। दर्शकों नहीं, जब हम फिजिकल बात करते हैं तो आप समझिए उसको शरीर के साथ ही आप समझिए, तो वो केतु बीमारी का सीड है जो आपके बॉडी के अंदर आ गया। अब उसका जो फ्यूचर सिम्टम बनेगा वो जरूरी नहीं उसी समय बन जाए।
एलर्जी भी आप देखिए काफ़ी टाइम के बाद आपको पता लगेगी, क्योंकि जब स्किन के अंदर इरिटेशन आनी शुरू हो जाएगी। बीमारी आपके शरीर में कब आई और शरीर का आपका पार्ट दुखना कब शुरू हुआ, इसके बीच में गैप है। राहु और केतु ये इकट्ठे नहीं है, ये थोड़ा गैप है बीच में। बट जैसे ही वो सिम्टम अपीयर होता है, आप वो जो एक्शन करते हो वो एक्शन तो आपको प्रेजेंट में करना है, हालांकि वो एक्शन भी फ्यूचरिस्टिक है। अब यहीं पर राहु की माया आ जाती है। अब राहु की माया देखिए, मजे वाली बात है, किसी बीमारी में वो आपको दुख दे देगी और किसी बीमारी में आपको वो मजा भी देगी, मोमेंटरी रिलीफ भी देगी। ये है दर्शकों राहु की माया। अब इसी माया के खेल को अगर हम चार्ट में, एस्ट्रोलॉजी क्योंकि साथ साथ चलनी चाहिए लाइफ के इवेंट्स के साथ, इसको अलग मत करिए। अब इसको समझना है अपने चार्ट में, तो आप कैसे समझोगे लाइफ के इवेंट्स को, कैसे समझोगे? तो उसको समझने के लिए आपको राहु केतु के एक्सिस को ही समझना है। आपका राहु केतु आपके चार्ट में किसी भी भाव में पड़ा हो सकता है। अब जैसा मेरे चार्ट में केतु 5 में है, राहु 11 में है, आपके चार्ट में वो कहीं भी पड़ा हो सकता है। अब जहां पर भी आपका केतु पड़ा है, अब आप देखिए मेरा केतु क्योंकि 5th हाउस में है, और किसी के भी चार्ट में जो 6th हाउस होता है वो बीमारी का स्थान होता है। 6th हाउस कहीं ना कहीं मेरे 5th हाउस के लिए गेन का सब्जेक्ट है। अब जब गेन का सब्जेक्ट है तो केतु के अंदर अगर कोई सीड पड़ा होगा तो वो 6th हाउस में वो बड़ा हो जाएगा, उसको गेन मिल जाएगा, और ये जो गेन होगा नेचुरल एक बात है, वो बीमारी को बढ़ा देगा। अब आपका केतु कहीं भी हो सकता है। अब ये केतु के सीड का खेल है। अब केतु का सीड जहां भी पड़ा है, केतु का झंडा जहां भी लगा है, आप देखिए पिछले जन्मों से या इस लाइफ के पास्ट से जो कुछ भी आपने इकट्ठा किया है वो वहीं पड़ा है, और उसको जब देखना है तो चार्ट में आगे बढ़िए। अब यहां पर एक बड़ी मिस्ट्री है, जबरदस्त मिस्ट्री है। अब वो जबरदस्त मिस्ट्री क्या है? जैसा मैंने कहा मेरा केतु 5th में है और डिजीज का भाव कौन सा है? डिजीज का भाव 6ठा है, गेन का है, तो डिजीज बढ़ सकती है। बट अब यहीं पर आप देखिए मजेदार खेल होता है, जिसको मैं कहता हूं कि राहु की माया को समझिए आप। राहु की माया आसान नहीं है समझना। अब राहु मेरा कहां पड़ा है? वो 11th में पड़ा है। अब 12th हाउस मेरा क्या है? वो राहु का भी तो गेन हाउस हो गया, कि राहु की जो चीजें हैं उसके लिए वो गेन का हाउस हो गया। अब जब राहु के लिए वो गेन का हाउस हो गया तो 12th हाउस तो रिलीज का है, एक्सपेंड करने का है, खर्च करने का है। तो वहां पर अब जो चीज केतु का सीड आपको 6ठे भाव में अपना प्रभाव देगा, राहु का गेन आपके लिए तुरंत काम करेगा। आप समझ लीजिए कि आपकी रेमेडी उसी में पड़ी होगी। अब 12th हाउस नॉलेज का है, साथ में वीनस वहां पर एग्जॉल्टेड है। सो आप अपने दोनों गुरुओं की नॉलेज को अपने अंदर डालिए, वहीं से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट मिलेगा, आप देखिए जो चीज केतु से गलत लग रही थी वो राहु के माध्यम से वो अच्छी हो जाएगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए। केतु का 3rd हाउस, केतु का 3rd हाउस केतु का एफर्ट का भाव होगा। अब केतु की एफर्ट यानी कि उस सीड की एफर्ट, ये किसी भी इवेंट के बारे में आप ले सकते हो, अकेला बीमारी नहीं, लाइफ का कोई भी इवेंट हो सकता है। अब केतु का 3rd हाउस वो उसके पराक्रम का भाव है, उसका एफर्ट का भाव। अगर आप वहां एफर्ट करते हो तो राहु की एफर्ट उसके जस्ट ऑपोजिट भाव में वो राहु की एफर्ट हो जाएगी आपके लिए।
और अच्छा समझना है, अगर यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रही है, तो केतु से आप 4th हाउस को देखिए। अब केतु का 4th क्या है? वो केतु का सुख स्थान है। अब केतु का सुख आप समझ सकते हो कि किसी भी चीज़ में हो सकता है, वो तो हर चार्ट में डिफरेंट तरीके से ही आपको देखना है। अब केतु का 4th वो केतु का सुख स्थान है। अब केतु का जो सुख स्थान है, वहां पर जो कुछ भी केतु की तरफ से आएगा, राहु के 4th से, राहु के सुख स्थान में वो उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये खेल है, हर बीमारी डिफरेंट तरीके से दिखेगी, हर लाइफ का इवेंट आपको डिफरेंट फल देगा। हर चीज बुरी, नेगेटिव, दुख देने वाली नहीं होगी। जैसा खुजली करने से आपको मोमेंटरी रिलीफ मिल रहा है ये राहु की माया है, राहु का खेल है। बस दर्शकों, इसी चीज को आप समझिए। और वो ही चीज आपको दूसरी तरफ पेन होती है आपके शरीर के अंदर। आप देखिए, आपका अपेंडिक्स बढ़ गया, अपेंडिक्स बढ़ गया, पेन है। अब वहां पर आप वो गलती मत कर लेना कि किसी फैमिली मेंबर को बुलाकर कहना भाई इसको दबा दो अगर आप उसको दबाओगे तो पेन बढ़ जाएगी। बीमारी, अब बीमारी तो बीमारी है, हम कह सकते हैं भाई बीमारी है ये। अब कोई भी बीमारी आपके शरीर में डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेशन दे रही है, सेम नहीं है। और यही गलती दर्शकों हमारे एस्ट्रोलॉजर्स पिछले काफी टाइम से करते आ रहे हैं कि हम चीजों को लेबल करने लग गए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, बस अच्छा बुरा बोला और इतिश्री कर दी। वो हमेशा सबके लिए कैसे अच्छा बुरा हो जाएगा? नहीं हो सकता। हर का चार्ट डिफरेंट है, हर का भाव डिफरेंट मिलेगा और डिफरेंट एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। अब ये चीज मैंने आपको बीमारी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अगर ये जो मिस्ट्री है कि जो चीज केतु में सीड फॉर्म में है, वो उसके आगे वाले भावों में, राहु में भी उसी तरीके से एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में फर्क डिफरेंट होगा क्योंकि भाव बदल जाएगा। क्योंकि केतु का सुख किसी अलग भाव में है, राहु का सुख किसी अलग भाव में है। और केतु एक्सप्रेस नहीं कर रहा, केतु तो वैली है, अपने पेट के अंदर लेके बैठा है चीजों को, इंफॉर्मेशन को। बट राहु उसका एक्सप्रेशन पॉइंट है, वहां से आपको वो चीज दिखेगी। अब इसी चीज को दर्शकों, ये जो सीड है, केतु के सीड को पढ़िए, समझिए कि आपका केतु कहां पड़ा है। कि केतु जो चीजें भी पीछे से लेकर आया पास से, लाइफ में चलेंगे तो हम उसी भाव से, उसी तरीके से। मगर क्या लाइफ में हम जो भी कर रहे हैं, क्या उससे हमारी इच्छा पूर्ति हो रही है? क्या वो केतु की इच्छा पूर्ति है या वो राहु की भी इच्छा पूर्ति है? अब यहां पर फर्क आ गया। और ये दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोल रहा हूं। सबके चार्ट में ये बहुत डिफरेंट तरह से ही आपको समझ आएगा। अब मेरे केतु का, क्योंकि मेरा केतु पंचम भाव में है, पंचम भाव का इच्छा पूर्ति का भाव, यानी कि उसका 11th, वो तो 3rd में जाएगा। अब मेरी केतु की इच्छा पूर्ति और मेरे 3rd में जुपिटर सैटर्न इकट्ठे पड़े हैं। अब आप समझ सकते हो, ये जो धर्म कर्म युति है, ये ऐसे ही नहीं है, ये मीनिंगफुल है। और जो दर्शक थोड़ा सा और समझना चाहते हैं, दर्शकों मेरा लग्न तुला है, लिब्रा है। अब आप देख लीजिए, मेरे केतु की इच्छा पूर्ति कहां से हो रही है? वो धर्म कर्म युति से हो रही है। मगर जब इसी को राहु के माध्यम से समझेंगे हम, अब राहु की इच्छा पूर्ति उससे है या नहीं है, यहां पर एक डिफरेंट पिक्चर आपके सामने आएगी। अब वो जो डिफरेंट पिक्चर, अब मेरा राहु मेरे 11th भाव में पड़ा है, लियो में है, भाव 11th,
राशि लियो, और उसकी इच्छा पूर्ति का भाव कहाँ जाएगा? वो मेरे 9th हाउस में जाएगा। अब 9th हाउस नेचुरल जुपिटर का अवॉर्ड होता है, मगर वहाँ पर राशि कौन सी आ जाएगी? राशि आप देखिए, वहाँ पर मरकरी की आ जाएगी। सो मेरे राहु की इच्छा पूर्ति और मेरा वहाँ पर मंगल प्रेजेंट है। अब मंगल प्रेजेंट है, ऑस्पेक्ट सामने के घर से आ जाए, राहु केतु के हर चीज का। अब ये राहु की माया है, होती केतु में भी है, मगर केतु के साथ हम एसोसिएट नहीं करते, क्योंकि केतु को हमने पिछले टाइमों से बस केतु को पास्ट कह के हमने खत्म कर दिया। मगर केतु के अंदर भी तो दोस्तों इंफॉर्मेशन पड़ी है, और उस इंफॉर्मेशन में माया भी है। मगर किसी के लाइफ में, अब यहां पर मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं, आप लाइफ में जो भी कर रहे हो, क्या वो केतु की इच्छा पूर्ति है या वो राहु की इच्छा पूर्ति है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर तो वो केतु की इच्छा पूर्ति है, फिर तो आप कहीं ना कहीं जो पिछले जन्मों से कंटिन्यूटी चल रही थी, आप कहीं ना कहीं उसी कंटिन्यूटी में चल रहे हो, उसी एनर्जी के फ्लो के साथ जीने की कोशिश कर रहे हो, और डेफिनेटली उस रास्ते में आपकी कार्मिक कंप्लीशंस, जो पेंडेंसीज, क्योंकि केतु के अंदर पेंडेंसीज पड़ी है, वो पेंडेंसीज आप कंप्लीट कर पाओगे। मगर अगर आप अकेला, कुछ लोग रिबेलियस होते हैं क्योंकि इंसान के पास फ्री विल है। अब ये जो फ्री विल है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दर्शकों। हम अपने तरीके से जिद्दी एटीट्यूड के साथ, जिद्दी एटीट्यूड किसका है? वो तो शनि का है, और शनि विक्ट्री का अलग प्लेनेट है। अगर हम वो जिद पाल लें और अपने कर्म उस जिद के रास्ते पर, उस फ्री विल के रास्ते पर करना शुरू कर दें, तो दर्शकों ये सब्जेक्ट साधना का हो जाएगा। कर सकते हैं, मगर अब आप यहीं पर देखिए, ये एक फर्क आ गया दोनों चीज़ों में, कि आप पिछले लाइफ की एनर्जी के फ्लो के साथ चले, या इस लाइफ में आपने रिबेलियस इंटेंट के साथ कुछ नया अर्जित कर लिया, कुछ नए चैप्टर्स खोल लिए लाइफ के। हो सकता है कि वो चैप्टर डिवाइन हो, स्पिरिचुअल हो, परमात्मा को पाने के इंटेंट से किए गए हों, क्योंकि वो तो फ्री विल का सब्जेक्ट है। सबके चार्ट में ये डिफरेंट तरीके से। अब ये दो चीजें इकट्ठी चलती हैं दर्शकों, क्योंकि केतु राहु से अलग थोड़ी हो जाएगा। तो अब यहीं पर दर्शकों गेम है कि केतु का सीड पास्ट की चीजों का फ्लो तो दे रहा है, मगर जैसे ही वो राहु में जाता है वो फल मिक्स हो गया, और वो जब वो फल मिक्स हो गया तो फिर खुजाने से आनंद भी मिल सकता है। आप परमात्मा के रास्ते पे चलते हुए, कुछ लोग जो मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर साधना करते हैं, हम कहते हैं वो वैराग्य की तरफ चल पड़े। अब वैराग्य में तो कोई रस नहीं है, मगर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे पर ही नूर आ जाएगा। अब दोनों में फर्क आप समझ सकते हो। अब ये दोनों रास्ते साधना में आपके सामने दिखाई देते हैं। कुछ लोग उदासी मूवमेंट आप याद करिए, जिसमें उदासीनता के बारे में ही बात होगी, हम उदासीन हो जाएंगे, और दूसरी तरफ हम फुल ऑफ लाइफ हो जाएंगे। अब ये है दर्शकों माया का खेल। अब ये राहु केतु के एक्सिस से ही हम समझ सकते थे। तो लाइफ के किसी भी इवेंट को अपने चार्ट में आप डीपली एनालाइज करिए, जल्दबाजी नहीं। क्योंकि एक बात को आप क्लियरली समझ लीजिए कि लाइफ का आपका एनर्जी एक्सिस ये राहु केतु ही है, और लाइफ की ड्राइवर एनर्जी आपकी चंद्रमा है। और चंद्रमा का सबसे करीब कौन है? वो चंद्रमा का बेटा, उसकी बुद्धि ही है। बाकी जो प्लैनेट्स हैं, देखिए सूर्य को आप हमेशा एक्सक्लूड करिए लाइफ के इवेंट्स को समझना है, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है, आपका प्रकाश है। सूर्य को एक्सक्लूड कर दीजिए,
और इवेंट्स को देखना है तो बाकी प्लैनेट्स, वो जो बाकी बचे 4 प्लैनेट्स हैं, वो आपका क्या बन जाएंगे? रिसोर्स बनेंगे। जो चंद्रमा उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करेगा। अब उसी रिसोर्स को, अब आप देखिए, आप मार्स का रास्ता ले सकते हो, आप जुपिटर का रास्ता पकड़ सकते हो, आप वीनस का रास्ता पकड़ सकते हो, या आप शनि का रास्ता पकड़ सकते हो। और ये चारों मार्ग आपको मिलेंगे लाइफ में। देखिए, आगे बढ़ने के लिए यही 4 मार्ग आपको मिलते हैं। हम कहते हैं कि भाई इच्छा से हम आगे चल सकते हैं, यानी कि जिसमें हम प्राणायाम से, साधना से अपनी एनर्जी को जागृत करते हुए, ये मार्स का खेल है क्योंकि मूलाधार से ये एनर्जी चलती है। उसके बाद जुपिटर का खेल है जिसको हम नॉलेज का खेल कहते हैं, वो नॉलेज भी एक रास्ता है। फिर शुक्र भी एक रास्ता है, मगर शुक्र में इच्छा पूर्तियां हैं। और या फिर शनि है जो साधना में वैराग्य की तरफ आपको ले जा सकता है। अब ये मार्ग हैं साधना के, यही है दर्शकों लाइफ की फिलॉसफी, यही है माया का खेल। और माया का खेल समझने के लिए और ज़्यादा करीब से उसे देखना है तो अपने वीनस को देखिए, आपका वीनस कहाँ पड़ा है। क्योंकि वीनस आपकी आंखें ही हैं। आपको जो वो देखने का काम होगा वो वीनस के थ्रू होगा। और वीनस में दर्शकों ये जो बोला जाता है ना कि वीनस के पास मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने की पावर है, मृत्युंजय पावर्स। अब ये जो मृत्युंजय बनने का खेल है, ये साधना का बहुत आखिरी छोर है। तो अब आपके ऊपर है कि आप भगवान विष्णु का रास्ता पकड़ रहे हो या भगवान शिव का रास्ता पकड़ रहे हो। सो ये था दर्शकों मेरा एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि हम लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को, प्रैक्टिकल इवेंट्स को अपने चार्ट में कैसे देखें और राहु केतु के माध्यम से उसे कैसे समझें, उस माया के खेल को कैसे डिकोड करें। क्योंकि ये जो डिकोडिंग है ये ही एस्ट्रोलॉजी है। बाहर से कुछ नहीं देखने को मिलेगा। बाहर से अगर हम लेबल करेंगे कि हर चीज बुरी, हर चीज बुरी, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। अगर हम हर चीज को पॉजिटिव नेगेटिव में भी एनालाइज करने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं उस माया के जाल में फंस जाएंगे। तो दर्शकों, माया के जाल में नहीं फंसना, भावनाओं में भी नहीं बहना, हमें बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ आपके सामने है अपनी आंखों से देखें, उसे समझें। और जैसे जैसे आप उसे समझोगे आपके लिए आपका चार्ट सीधा खुल जाएगा, आपको सीधी सीधी बातें बताएगा। तो ये रास्ता पकड़िए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर घुसिए और डीपर सीक्रेट्स के थ्रू एस्ट्रोलॉजी को समझने का प्रयास करिए। सो दर्शकों, इसके साथ ही आज के टॉपिक की मतलब यहीं पर मैं समाप्ति करना चाहूँगा। मगर कोई भी वीडियो, एक निवेदन हमेशा मैं करता हूँ और वो मैं हमेशा करता रहूँगा। दर्शकों, ये एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका चैनल है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज का चैनल है। यहाँ पर सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात होती है और हम कोई डर, ब्लैकमेल, नेगेटिव बातें नहीं करते। हम हर चीज़ को समझने का, नॉलेज के माध्यम से समझने का और लॉजिकल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए वो निवेदन है कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक भी करें, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुंचाएं ताकि ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज घर घर तक पहुंचे और वो ज्योतिष का, ज्योति का प्रकाश सबके जीवन को प्रकाशमान करे। और जो दर्शक मेरे साथ इस यात्रा पर चलना चाहते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज लेना चाहते हैं या अपने चार्ट्स को एनालाइज करवाना चाहते हैं, उन सबके लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9888164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।